यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है एडवांस में आपसे 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन जो है कहता है कि लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड वेरी स्लोली उसको पोर किया जाता है लिक्विड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है इनटू अ कैलोरीमीटर दैट इज एट टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास कैलोरीमीटर है और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे एक लिक्विड को बहुत ही स्लोली बूंद बूंद करके जो है इसमें ड्रॉप किया जाता है लाइक दिस, ऐसे ड्रॉप कर करके इसमें लिक्विड डाला जा रहा है। आगे कहते हैं कि द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 80 डिग्री सेल्सियस, यानी 80 डिग्री पर ये बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। It is found that the first 5 ग्राम of the liquid completely evaporates। तो पहला जो 5 ग्राम में डालता हूं वो जस्ट evaporate हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हम एक छोटा सा ड्रॉप जो है, ड्रॉप का भी जो छोटा भाई है, बिल्कुल सबसे छोटा भाई जो है, बिल्कुल छोटी सी ड्रॉप जो है, ऐसे छोटी सी ड्रॉप जो है हम कैलोरीमीटर में डाल रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि कैलोरीमीटर में जैसे ही लिक्विड जाएगा तो हीट का ट्रांसफर होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है हीट ट्रांसफर होगी। तो इस 30 डिग्री सेल्सियस की बूंद जो है वो झट से एवेपोरेट हो जाती है, बिकॉज उसको 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एवेपोरेट होने के लिए। तो ये फटाफट से जो लिक्विड की ड्रॉप्स हैं ऐसे निकल जाती है। पहली ड्रॉप आई करके निकल गई और इस प्रोसेस में क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ कैलोरीमीटर से इस ड्रॉप में। ड्रॉप तो उड़ गई और जो है जख्म दे गई इस कैलोरीमीटर को। इसका टेम्परेचर जो है 110 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन कम हो जाता है, ये हम जानते हैं। उसके बाद दूसरी ड्रॉप गिरी और दूसरी ड्रॉप गिरते ही निकल गई बाहर, एवेपोरेट हो गई। और हुआ क्या कि जो एनर्जी ये इसे लेते जा रहे हैं और ये इसको जख्म देते जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर ऑलरेडी गिर चुका था और फिर से गिर जाता है। उसके बाद तीसरी ड्रॉप गिरती है, उड़ जाती है, चौथी ड्रॉप उड़ जाती है। ऐसे ही 5 ग्राम में जितनी भी ड्रॉप बन रही हैं वो उड़ जाती हैं और टेम्परेचर लगातार जो है गिरता जा रहा है कैलोरीमीटर का। तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि जब इस कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वो इतना सा रह जाएगा कि वो अब उनको एवेपोरेट नहीं कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 ग्राम डलने के बाद इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब इसका 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो हम कह सकते हैं कि अब कभी भी यदि ये पूरा टेम्परेचर इसको ये टेम्परेचर ड्रॉप का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के बराबर हो भी जाए तो भी वो जस्ट एवेपोरेट होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें रुक जाना है कि टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस इस कैलोरीमीटर का जब हो जाएगा, अब उसके बाद कितनी भी ड्रॉप गिर जाएं उनका एवेपोरेशन तो नहीं होगा, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा फॉर श्योर, लेकिन एवेपोरेशन नहीं होगा। तो यहाँ ये हमें इस इंफॉर्मेशन से पता चलता है, यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन हमें दी है इससे पता चलता है कि अब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका है कैलोरीमीटर का। After pouring another 80 gram of the liquid, the equilibrium temperature is found to be 50 डिग्री सेल्सियस। अब 5 ग्राम का काम हो गया है। अब हमारे पास क्या है सिस्टम में, हमारे पास है कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस और इसमें हम डाल रहे हैं 80 ग्राम ऑफ लिक्विड। और होता क्या है कि हमें लिक्विड प्लस कैलोरीमीटर एट 50 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या है कि कैलोरीमीटर ने टेम्परेचर लूज किया है, इसका मतलब हीट इसने दिया है। और वो हीट लिया किसने है, वो लिक्विड ने हीट लिया है। इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, अब इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो देख सकते हैं कि हीट जो है दी जा रही है कैलोरीमीटर के द्वारा और हीट ली जा रही है किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा। तो लिक्विड का टेम्परेचर 30 से हम कर रहे हैं 50 और मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो है इस्तेमाल कर सकता हूं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि जो हीट उसने दी है कैलोरीमीटर ने, मैं लिखूंगा मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर S इनटू डेल्टा टी इज 80 माइनस 50 इज इक्वल टू अब मैं लिक्विड के लिए सेम चीज लगाऊंगा
लिक्विड का मास कितना है 80 ग्राम इंटू एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, एस कितना दिया है लेटेंट, अच्छा वही निकालना ही है, एस मैं बराबर मान लेता हूं एस के, इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज कितना है 30 50 20। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल जाता है m इंटू एस, इसे हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हीट कैपेसिटी बन जाती है, इंटू 30 इज इक्वल टू 80 इंटू 20 इंटू एस। इसको अलग मान लेते हैं एस लिक्विड, इक्वेशन नंबर 1। अब 5 ग्राम वाला जो रिलेशन था उसको भी इस्तेमाल करते हैं कि 5 ग्राम लिक्विड को इवेपोरेट हमने किया है, तो लिखूंगा 5 ग्राम इंटू एस लिक्विड इंटू डेल्टा टी हमने क्या किया होगा इवेपोरेट करने के लिए, 30 से लिया होगा 80 बनाया होगा और 80 से हमने 80 पे उसका कन्वर्जन किया होगा स्टेट का। ये 80 लिक्विड और 30 जो है वो बन चुका है हमारे पास स्टीम या कह सकते हैं गैस बन चुका है। तो यहां से यहां टेम्परेचर में चेंज लेकिन स्टेट समान है, यहां से यहां स्टेट अलग है लेकिन टेम्परेचर समान है। तो यहां से यहां तक जो हीट है मैं लिखूंगा एम एस डेल्टा टी और यहां से लिखूंगा मैं एम इंटू एल। तो यहां पे आपको मिल जाएगा 5 इंटू एस लिक्विड इंटू 30 से 80 50 प्लस मास कितना है आपके पास 5 ग्राम और लेटेंट हीट जो है वो एल के बराबर में मान लेता हूँ एल, और ये किसके बराबर होगा 110 से डिक्रीज हो चुका है टेम्परेचर 80 के बराबर हो चुका है। तो मैं लिखूंगा एम एस कैलोरीमीटर का मास और ये वैल्यू तो सेम रहने वाली है इंटू डेल्टा टी। 110 से 80 हो चुका है, इसका मतलब 110 से 80 यानी कि 30 डिग्री के बराबर जो है टेम्परेचर में चेंज आया है। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को आपको डिवाइड करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जा रही है, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर हो गए हैं। तो आपको मिल जाएगा 5s इंटू 50 इज इक्वल टू 5 इंटू एल इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 1600 इंटू एस लिक्विड। तो यहाँ 5 जो है आप चाहे तो उड़ा सकते हैं, चाहे ना भी उड़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आइए तो आपको मिल जाएगा ये 250 है और वो 1600 है, तो 1350 आपको मिल जाएगा। 1350 एस लिक्विड 1625 ठीक है, 1350 इज इक्वल टू 5 इंटू एल। तो हमें रेशियो किसका निकालना है, रेशियो ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ द लिक्विड टू इट्स स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का रेशियो हमें निकालना है। कितना आ जाएगा आपके पास L अपॉन S इज इक्वल टू 1350 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से चला गया 2 बार 370, तो 270 हमें आंसर मिल जाता है। 270 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बात। एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स बच्चों 15 सितंबर से ड्रॉपर्स के लिए नया बैच चालू हो रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है ना, इंडिया की टॉप फैकल्टीज इस बैच में पढ़ा रही हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सारी नंबर 1 फैकल्टीज इस बैच में है। मैथ्स में आपको अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसके सर पढ़ाएंगे, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, और ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स की क्लासेस इसमें 16 सितंबर से स्टार्ट होंगी। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे से वेल डिजाइंड कोर्स है, सब कुछ है इसमें, होमवर्क शीट है, पूरा स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स हैं, सब कुछ आपको दिया जाएगा, टेस्ट क्विजेस एवरीथिंग इज देयर, और बिल्कुल टाइम से ये कोर्स खत्म भी कर दिया जाएगा, यानी कि मार्च के एंड तक हम इसको 100% फिनिश कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत कॉम्पैक्ट पढ़ाया जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक थोड़ी ज्यादा कर दी है हमने ताकि बिल्कुल रिलैक्स में एक एक पॉइंट कवर करके पढ़ाया जाए। तो बच्चों ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बस 1 या 2 दिन ही बाकी है, 15 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, अनअकैडमी पे बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स इस वक्त चले हुए हैं। अगर आप IIT में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 और 24 मंथ्स, यानी कि 1 साल या 2 साल का IIT में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको साथ में, ठीक है ना, महाराष्ट्र बोर्ड और यूपी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से उसका प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ठीक है ना, और अगर आप IIT के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल या 2 साल का, उसके साथ आपको CBSE का
1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, समझ लीजिए बच्चों 50% की सेविंग है आपकी, ठीक है। और ये एक और ऑफर है, ठीक है ना, IIT JEE का अगर आप 30 मंथ्स का नॉर्मल वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको CBSE का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहां पे फ्री मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, ठीक है ना, और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है बच्चों। तो एज सुन एज पॉसिबल इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, टू कंडक्टिंग सिलेंडर्स, ये एडवांस 2018 में आया था, वो 2019 में था शायद। Two conducting cylinder of equal length but different radius are connected in series between two heat baths at temperature 300 and 100 Kelvin as shown in figure. The radius of the bigger cylinder is twice is that of smaller one, and thermal conductivity of the material is smaller and larger cylinders are K1 and K2 respectively. If temperature at the junction of two cylinder is 200, and then find the value of K1 by K2. तो ये जो है एक बेसिकली हलवा जो है आपको परोस दिया गया है, बस आपको चम्मच लेके खाना है। बहुत आसान सवाल है, मतलब मैं कहूंगा कि मेंस में भी ये सवाल आएगा, मतलब ऑफ कोर्स आ सकता, आए हैं बहुत सारे सवाल ऐसे मेंस में। ये सिलेंडर है जी, रेडियस डबल है इसका, जो रेडियस है उसका डबल इसका रेडियस है, तो इसका एरिया ए हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया जो है 4a हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, ये K1 है, ये K2 है। टेम्परेचर यहाँ पे 300 है, टेम्परेचर यहाँ पे 100 है। देखिए कितनी जल्दी जो है आप कर सकते हैं इसको, ये 200 केल्विन है। ऐसे सवाल यदि आप पहले करते हैं तो कॉन्फिडेंस जो है एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाएगा आपका। तो बस आपको क्या करना है कि करंट जो है बराबर करने हैं, जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट वहां से जाएगा। स्टेडी स्टेट की जो है कंडीशन आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक। तो करें स्टार्ट। और यहाँ देखिए मटेरियल इस तरीके से लगाया गया है कि कोई भी हीट जो है वो बाहर नहीं जाती है। तो यहां मैं लिखूंगा कि यहां से यहां जो करंट जा रहा है उतना ही करंट यहां से यहां जा रहा है, तो मैं लिखूंगा KA डेल्टा T बाय L इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T बाय L। तो यहां से आपको मिलेगा K1 एरिया इज A डेल्टा T 200 300 100 बाय L, यहां मिल जाएगा आपको K2 एरिया इज A 4A इनटू डेल्टा T इज 200 100 100 डिवाइडेड बाय L। L से L चला गया, 100 से 100 चला गया, A से A चला गया। K1 by K2 जो है आपको मिल जाता है 4 के बराबर। K1 by K2 is equal to 4 आपको मिल जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था एडवांस 2020 एग्जाम में। सवाल आपसे कहता है कि a container with a 1 kg of water in it is kept in a sunlight which causes the water to get warmer than the surrounding. Okay. The average energy per unit time per unit area, that is intensity of the sunlight is 700 and it's absorbed by the water over an effective area of 0.05 मीटर स्क्वायर। तो यहां तक का जो काम है मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से बता देता हूं। हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है और इसका इफेक्टिव एरिया जो एब्जॉर्ब कर पा रहा है लाइट को वो है 0.05 मीटर स्क्वायर, और जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट की इंटेंसिटी जो है कितना दिया है हमारे पास, इंटेंसिटी 700। तो जो पावर एब्जॉर्ब हो रही है, क्या मैं वो कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। पावर एब्जॉर्ब यानी कि जो रेट है जिससे वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, एनर्जी को, इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी 700 इंटू एरिया इज 0.05। तो ये जो है 2 0 हट जाएंगी तो आपको मिल जाएगा 35 वॉट। 35 वॉट का जो इफेक्टिव पावर है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है पानी के द्वारा। अब पानी एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ने लगेगा सराउंडिंग से। पहले मानते हुए कि सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में थे, बाहर का टेम्परेचर भी जितना था उतना ही पानी का टेम्परेचर था, लेकिन अब पानी जो है गर्म होने लगा है। गर्म हो रहा है पानी तो क्या होगा, वो रेडिएट करेगा एनर्जी सराउंडिंग में और उसका टेम्परेचर जो है घटने लगेगा। तो सनलाइट कह रही है कि टेम्परेचर बढ़ 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 बढ़, और लेकिन सराउंडिंग जो है वहां का टेम्परेचर कम है तो ये रेडिएट कर देता है कुछ एनर्जी को। तो ऐसा मानते हुए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वैलिड है, मैं यहां पे कह सकता हूं कि dt बाई dt जो है कि टेम्परेचर के डिक्रीज होने का रेट, या कह सकते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग जो है उसका मैग्नीट्यूड वो प्रोपोर्शनल है T माइनस TS, जो एक्चुअल टेम्परेचर है हमारे लिक्विड का और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के बराबर।
ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो आपको यहाँ लिख सकते हैं dt by dt is equals to some k into t minus ts। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 में इसे कह देता हूं। आगे क्या कहता है ये, assuming that the heat loss from the water to the surrounding is governed by Newton's law of cooling, the difference in the temperature of the water and the surrounding after a long time will be, और आपको यहाँ डेटा दिया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो कांस्टेंट है वो 0.001 है, यानी कि जो के हमने माना है, हीट कैपेसिटी 4200 के बराबर दी हुई है। तो यार मैं एक बात तो जानता हूं कि जो हीट आई है वो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी ऑफ कोर्स, तो मैं लिख सकता हूं कि dq जो है उसको लिख सकता हूं ms dt, और dq by dt यदि मैं लिखूं तो आ जाएगा आपके पास ms dt by dt, और dt by dt की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, t minus ts के बराबर है, और जो हीट हमें मिल रही है वो किसके बराबर है, 35 के बराबर है। तो यहाँ पे dq by dt की वैल्यू 35 रखूंगा, मास मुझे पता है 1 kg, स्पेसिफिक हीट पता है 4200, और dt by dt टेम्परेचर के गिरने का रेट पता है मुझे, दैट इज k into t minus ts। तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलने वाला है 35, यहाँ पे लिखूंगा, m की वैल्यू है 1 kg, s की वैल्यू है 4200, dt by dt है k into t minus ts, k की वैल्यू है 0.001, 0.001 बिल्कुल ठीक, into dt by dt into t minus ts। तो यहाँ सारी जो टर्म्स हैं इनको इधर ले आइए, तो आपको मिलेगा t minus ts is equal to 35 डिवाइडेड बाय 1 2 से ये 2 चले गए और एक और इसको हटा दीजिए तो 4.2 बन जाएगा। तो इसको आप उड़ा दीजिए 7 से, 7 5 7 6 मिल जाएगा 50 by 6 is equals to 25 by 3, तब मिल जाएगा आपको 8.33, आपको मिल जाएगी वैल्यू t minus ts की। तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस हमें मिलने वाला है वो 8.33 के बराबर मिलेगा, और ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये मेंटेन रहेगा, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, जितना टेम्परेचर बढ़ना था उस बॉडी का, लिक्विड का, वो बढ़ चुका है, अब इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8.33 के बराबर। चेक कर सकते हैं 8.33, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था 2019 में। क्वेश्चन पढ़ते हैं धीरे धीरे। अ करंट कैरिंग वायर heats a metal rod. The wire provides a constant power P to the rod. The metal rod is enclosed in an insulated container. It is observed that the temperature of the metal rod changes with time as T as a function of time is equal to T naught, probably a constant, 1 plus beta T raised to the power 1 by 4, where beta is a constant with appropriate dimension while T naught is a constant with dimension of temperature, the heat capacity of the metal. तो हमसे हीट कैपेसिटी पूछी जा रही है, और हीट कैपेसिटी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हीट कैपेसिटी पूछी जा रही है। तो ये हमारे पास जो टर्म होता है m into s, इसे कहा जाता है हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, और इस हीट कैपेसिटी को यदि मास से डिवाइड कर दिया जाता है तो ये स्पेसिफिक हीट बन जाती है हमारे पास, ठीक है। तो यदि हमारे पास हीट का जो फॉर्मूला होता था, हमने पढ़ा है ms डेल्टा टी, तो यहाँ पे ms जो है वो हीट कैपेसिटी है, s जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कैपिटल S इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो कभी आप ऐसे पता होना चाहिए आपको कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या अंतर होता है। अब हमें इस टेम्परेचर के फंक्शन के द्वारा, टेम्परेचर का फंक्शन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल्स टू t नॉट 1 प्लस बीटा t रेज टू द पावर 1 by 4। हमें पावर पता है कि जिस रेट से एनर्जी जो है सप्लाई की जा रही है रॉड को, तो हमें पावर मालूम है। पावर को मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ये dq by dt। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, और मेरे पास क्या चीज है जो स्पेसिफिक हीट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है रिलेट करती है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इसका जो डेरिवेटिव वाला फॉर्म है लिख सकता हूं dq इज इक्वल्स टू ms dt। इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपको सिमिलरिटी पता चल गई होगी अब तक कि क्या करना है। अब इसमें मुझे ये रिलेशन मालूम है, मुझे ये रिलेशन मालूम है, यदि इसको dt से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो मिल जाएगा आपको dq by dt इज इक्वल टू ms इंटू dt by dt। ये आपके पास बन चुका है पावर p, और ये ms जो है आपको निकालना ही है,
और dt बाई dt जो है हम यहां से निकाल सकते हैं dt बाई dt। कैसे निकालेंगे इसको, डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई dt आपको मिलेगा इज इक्वल टू t नॉट कॉमन है बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस बीटा कांस्टेंट है, t रेज टू द पावर 1/4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/4 t रेज टू द पावर -3/4 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहां से dt बाई dt की जो वैल्यू है उसे मैं लिख सकता हूं सिंप्लीफाई करके बीटा t नॉट डिवाइडेड बाय 4 इंटू टी रेज टू दी पावर 3/4। तो ये वैल्यू dt बाई dt की आप यहां पे पुट कर दीजिए तो आपको देखिए क्या मिल जाता है, मिल जाता है आपको बीटा t नॉट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स टी रेज टू दी पावर 3/4। यहाँ पे स्मॉल t आएगा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल t आएगा, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने, स्मॉल t। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि हीट कैपेसिटी, और आप यदि यहाँ चारों ऑप्शंस में देखें तो हमें टी की टर्म्स में निकालना है, यानी कि हमें यहाँ इस अनवांटेड चीज को जो है एलिमिनेट करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है। तो टाइम को एलिमिनेट करके मुझे टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यदि मैं ला दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे रिलेशन दिख रहा है जहां से मैं टी की जगह टी नॉट और टी की टर्म्स में उसे लिख सकता हूं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से लिखूंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपको दिया हुआ है टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टी नॉट 1 प्लस बीटा टी रेज टू दी पावर 1/4। इसको इधर ले आइए, आपको मिलेगा t बाय टी नॉट, यहाँ -1 कर दीजिए और यहाँ पे ला दीजिए 1 बाय बीटा, तो ये मिल जाएगा आपके पास t रेज टू दी पावर 1/4। सॉल्व करेंगे इसको, आपको मिलेगा t माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय बीटा टी नॉट, और ये मिल जाएगा t रेज टू दी पावर 1/4। हमें चाहिए t रेज टू दी पावर 3/4, यहाँ पे t रेज टू दी पावर 1/4, तो आपको यहाँ पे क्यूब कर देना है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ क्यूब यदि आप कर देते हैं तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है t रेज टू दी पावर 3/4 इज इक्वल्स टू t माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय बीटा टी नॉट रेज टू दी पावर 3। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है जो हमें मिल रहा है यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन में आप t रेज टू दी पावर 3/4 की वैल्यू जो है इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, दैट p इज इक्वल्स टू ms बीटा टी नॉट, ms बीटा टी नॉट डिवाइडेड बाय 4 इंटू t रेज टू दी पावर 3/4, यानी कि ये एक्सप्रेशन हमें लिखना है t माइनस टी नॉट की पावर 3 और बीटा टी नॉट रेज टू दी पावर 3। अब निकालना है हमें ms की वैल्यू, तो इसको यहीं रखा रहने dीजिए, बाकी टर्म्स को इधर और इधर पहुंचा दीजिए, तो आपको मिल जाता है ms इज इक्वल टू 4 टाइम्स p इंटू टी माइनस टी नॉट रेज टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय बीटा रेज टू दी पावर 4 एंड टी नॉट रेज टू दी पावर 4। तो ये आपको यहां से रिजल्ट मिल जाता है। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए क्या ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, 4p t माइनस टी नॉट क्यूब, 4p t माइनस टी नॉट क्यूब, तो ये न्यूमरेटर यहाँ पे मिल गया और नीचे बीटा पावर 4 टी नॉट पावर 4, तो डी ऑप्शन जो है साफ साफ मैच कर रहा है। अब यदि आप सोचें तो ज्यादा हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बट हमें ये थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि फटाफट हमारे दिमाग में नए नए विचार जो हैं आने चाहिए। तो फटाफट यदि आप ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, आप यहाँ से dt बाई dt और dq बाई dt निकाल लेते हैं, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जब हीट ट्रांसफर में जब रेडिएशन पढ़ते हैं तो ऐसे सवाल काफी बार हमको करने को मिले होंगे कि dq बाई dt और dt बाई dt को हमने रिलेट किया होगा लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी। तो हमें मालूम है कि स्टेप क्या है, और यहाँ स्टेप से हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं और ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे हमें t नहीं चाहिए, तो आप t की जगह यहाँ कैपिटल T की टर्म्स में इसे लिख सकते हैं और आपको आंसर मिल जाता है। सवाल को लेस देन 2 मिनट्स में सॉल्व किया जा सकता है यदि दिमाग आपका एक्टिव है और आप घबरा नहीं रहे हैं तो, ठीक है।